समय की धूल में दबे कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका चेहरा इतिहास ने कभी पूरी तरह दिखाया ही नहीं। पन्नों में दर्ज किस्से, पत्थरों पर उकेरे निशान और लोक कथाओं में छुपी आवाजें, ये सब हमें कुछ बताना तो चाहती हैं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके असली मायने हमसे छीन लेती है। नमस्कार। इस वीडियो में हम इतिहास की 10 ऐसी घटनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका सच आज तक नहीं मिल पाया। बस ध्यान रखें कि इस वीडियो से अगर कुछ बेहतर जानने को मिले तो अपना रिस्पॉन्स देने के साथ खास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। नंबर 10, आजादी की लड़ाई का एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती नहीं दी बल्कि लाखों भारतीयों के दिल में आग जलाई, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जितना महान उनका संघर्ष था उतना ही रहस्यमयी है उनका अंत। 18 अगस्त 1945 तारीख दर्ज है, लेकिन घटनाओं की सच्चाई अब तक धुंध में लिपटी हुई है। ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना की खबर आई। कहा गया कि नेताजी उस विमान में थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पर यही से शुरू होता है वह मतभेद जिसने दशकों से इतिहासकारों और देश को उलझा रखा है। दुर्घटना के गवाहों के बयान अलग अलग, चिकित्सा रिपोर्ट अधूरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज समय के साथ गायब। ये सब संदेह की दीवार को और ऊंचा करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी ने गुप्त रूप से देश छोड़ दिया था ताकि स्वतंत्रता संग्राम को दूसरे मोर्चे से आगे बढ़ा सकें। कुछ का दावा है कि वे सोवियत संघ तक पहुंचे और वहां रहस्यमय परिस्थितियों में अंत हुआ। वहीं कई लोग यह मानने को तैयार ही नहीं कि उनका अंत 1945 में हुआ था। सरकारी जांच आयोगों ने सालों तक जांच की, लेकिन हर रिपोर्ट एक नए सवाल को जन्म देती रही। जापान से मिले दस्तावेज, ताइवान के रिकॉर्ड और स्वतंत्र गवाह कभी एक दूसरे का समर्थन करते तो कभी पूरी तरह खंडन। इस रहस्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु का सवाल नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और राष्ट्र की उम्मीदों का भी हिस्सा है। नेताजी का अंत आज भी एक अधूरा पन्ना है, जिसे पढ़ने की कोशिश जितनी करते हैं पन्ना उतना ही धुंधला हो जाता है। सच क्या था? यह सवाल आज भी इतिहास के सीने में दफन है और शायद आने वाली पीढ़ियां भी इसके जवाब की तलाश में रहेंगी। नंबर 9, भारत की प्राचीन धरती पर कभी एक ऐसा ज्ञान का मंदिर खड़ा था जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय। यहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान और कई देशों से विद्वान शिक्षा लेने आते थे। हजारों पांडुलिपियां, अनगिनत शास्त्र और वह ज्ञान जो पीढ़ियों की मेहनत से संचित हुआ था, सब एक ही जगह मौजूद था। लेकिन एक दिन यह प्रकाश स्थल राख में बदल गया। इतिहास कहता है कि यह घटना 12वीं शताब्दी में हुई, जब इस महान विश्वविद्यालय पर एक हमला हुआ और यहां के ग्रंथागार में आग लगा दी गई। यह आग हफ्तों तक जलती रही और हजारों वर्षों का ज्ञान धुएं में विलीन हो गया। लेकिन सवाल यह है, वास्तव में यह किसने और क्यों किया? कुछ विवरण एक सेनापति का नाम लेते हैं तो कुछ इसे राजनीतिक संघर्ष का परिणाम मानते हैं। वहीं कुछ शोध यह इशारा करते हैं कि कारण सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि बदलते धार्मिक और सांस्कृतिक समीकरण भी हो सकते थे। अजीब बात यह है कि इस विनाश के बारे में जो भी लिखा गया वह अलग अलग स्रोतों से आया। कहीं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, कहीं स्थानीय कथाएं। किसी ने इसे एक योजनाबद्ध हमला बताया तो किसी ने इसे महज लूटपाट और अराजकता का नतीजा कहा। इतने बड़े केंद्र का इतना बड़ा अंत और फिर भी सबूत अधूरे, बयान अलग अलग। नालंदा का जलना सिर्फ एक इमारत का विनाश नहीं था, यह उस युग की बौद्धिक धरोहर पर सबसे गहरा प्रहार था। जो बच सकता था वह बिखर गया, जो दर्ज हो सकता था वह मिट गया। आज भी जब हम नालंदा के खंडहरों में खड़े होते हैं तो लगता है मानो उन पत्थरों के बीच कोई अनसुनी पुकार गूंज रही हो, जो हमें याद दिलाती है कि सच कहीं ना कहीं है, बस इतिहास ने अभी तक उसके पर्दे नहीं हटाए। नंबर 8, भारत के स्वर्ण युग के महान सम्राट चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य, एक ऐसा शासक जो न सिर्फ अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी गुप्त यात्राओं के लिए भी मशहूर था। कहा जाता है कि वे अक्सर साधारण वेश में आम जनता के बीच घुल मिलकर उनकी स्थिति समझने निकल जाते थे। यह उनकी आदत थी, लेकिन एक बार जो हुआ वह इस आदत से कहीं अलग था। कहा जाता है कि एक समय अचानक सम्राट महल से गायब हो गए। न कोई शाही ऐलान, न कोई स्पष्ट कारण। कुछ शिलालेख संकेत देते हैं कि वे साम्राज्य की सीमाओं से बहुत दूर गए थे, शायद समुद्र पार, शायद किसी दूरस्थ सांस्कृतिक केंद्र तक। कुछ मानते हैं कि यह एक धार्मिक तीर्थ यात्रा थी, तो कुछ इसे राजनीतिक या सैन्य मिशन मानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट की अनुपस्थिति के स्पष्ट रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज ही नहीं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत कभी उन्हें पश्चिमी देशों में बताते हैं, तो कभी मध्य एशिया की ओर। वहीं कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि वे ज्ञान और खगोल विज्ञान के विशेष अध्ययन के लिए गए थे। पर इन सभी बातों में एक समानता है, कोई भी प्रमाणपूर्ण नहीं और हर कहानी दूसरे से अलग। और फिर कुछ समय बाद वे वैसे ही लौट आए जैसे गए थे, बिना किसी विस्तृत विवरण के, मानो यह यात्रा ही उनके जीवन का सबसे सुरक्षित रहस्य हो। यह घटना सिर्फ एक शाही यात्रा नहीं, बल्कि उस युग की राजनयिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक पहेलियों का प्रतीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का यह अदृश्य सफर आज भी हमें चुनौती देता है। क्या यह शक्ति की खोज थी, ज्ञान की तलाश थी, या किसी ऐसे मिशन की कहानी जिसे समय ने अब तक उजागर नहीं किया? सच जो भी हो, यह यात्रा इतिहास के सबसे चुप रह जाने वाले क्षणों में से एक है। नंबर 7। भारत के हृदय में सह्याद्री पर्वत की गोद में छुपी है अजंता की गुफाएं। पत्थरों में तराशी गईं, लेकिन जैसे पत्थर नहीं, कोई जीवंत कैनवास हो। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसवी तक बनी ये गुफाएं आज भी अपनी बारीकी और सटीकता से चकित करती हैं। सवाल उठता है, इतने पुराने दौर में बिना आधुनिक औजारों और तकनीक के इन्हें इतनी अद्भुत शुद्धता और संतुलन के साथ कैसे गढ़ा गया? ये गुफाएं न सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाई गईं, बल्कि उनके भीतर की मूर्तियां, स्तूप और भित्तिचित्र इतने सटीक अनुपात में हैं कि लगता है मानो किसी ने मापने के अदृश्य सूत्र पहले ही तय कर दिए थे। दीवारों और छतों पर बने चित्रों में रंग आज भी जीवंत हैं, जबकि वे प्राकृतिक खनिज रंगों से बनाए गए थे। यहां तक कि अंधेरी गुफाओं में भी रोशनी का ऐसा प्रबंध किया गया कि कलाकार हर बारीकी स्पष्ट देख सके। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सब वर्षों की योजना, श्रम और स्थापत्य कौशल का नतीजा था। वहीं कुछ मानते हैं कि यहां कोई विशेष मापने की पद्धति, ध्वनि आधारित नक्शा या सूरज की रोशनी की दिशा का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन इन पद्धतियों के ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिले। अजंता की सबसे बड़ी पहेली यह है कि इतने बड़े और कठिन प्रोजेक्ट को, वह भी पहाड़ के किनारे खड़ी चट्टानों में, इतनी समानता और संतुलन के साथ कैसे पूरा किया गया। यह केवल कला नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और अदृश्य संगठन का ऐसा संगम है जो अपने समय से बहुत आगे लगता है। आज भी जब कोई इन गुफाओं में कदम रखता है, तो उसके सामने सिर्फ प्राचीन भारत की कलात्मक ऊंचाई नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल भी खड़ा हो जाता है, क्या यह सिर्फ मानवीय कौशल का चमत्कार था, या इसमें कोई ऐसा ज्ञान शामिल था जिसे समय ने अब खो दिया है? नंबर 6। समुद्र की लहरों पर हुकूमत करने वाले, हवाओं को अपना साथी बनाने वाले दक्षिण भारत के महान चोल साम्राज्य की समुद्री यात्राएं आज भी इतिहास के पन्नों पर रहस्य बनकर दर्ज हैं। ये सिर्फ व्यापारिक यात्राएं नहीं थीं, बल्कि शक्ति, रणनीति और अद्भुत नौसैनिक कौशल का संगम थीं। सवाल यह है, 1000 साल पहले जब न आधुनिक कंपास थे न इंजन, तब चोलों ने हजारों किलोमीटर दूर तक का सफर इतनी सटीकता से कैसे तय किया? 11वीं शताब्दी में चोल बेड़ा हिंद महासागर से लेकर मलय द्वीप समूह तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका था। उनके जहाज सिर्फ लकड़ी के ढांचे नहीं थे, बल्कि तकनीक, संतुलन और समुद्र की गहरी समझ का नतीजा थे। माना जाता है कि ये जहाज तूफानों का सामना कर सकते थे और महीनों तक
खुले समुद्र में टिके रह सकते थे। इतिहासकार कहते हैं कि चोलों ने सितारों की चाल, समुद्री धाराओं और हवाओं के मौसम के गहरे ज्ञान का उपयोग किया। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह ज्ञान सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सीखी हुई विद्या थी, या फिर उनके पास कोई ऐसा प्राचीन नौवहन रहस्य था जो अब समय के साथ खो चुका है? कुछ अभिलेख बताते हैं कि चोल बेड़ा इतनी अनुशासित और तेज था कि दुश्मन के तट पर उतरते ही युद्ध जीतने की स्थिति में आ जाता था। व्यापार, कूटनीति और सैन्य शक्ति का यह मिश्रण आज भी दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए प्रेरणा है। चोलों की समुद्री यात्राएं सिर्फ इतिहास का गौरव नहीं, बल्कि एक अनुत्तरित सवाल भी है। क्या वे सिर्फ अपने युग के महान नाविक थे, या फिर उन्होंने समुद्र के ऐसे रहस्य जान लिए थे जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए? नंबर 5। आगरा के किले के भीतर संगमरमर की दीवारों और ऊंचे मेहराबों के बीच एक ऐसा खजाना था जो सोने चांदी से भी अधिक अनमोल था। अकबर का पुस्तकालय। इतिहासकार बताते हैं कि इस पुस्तकालय में हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां, हस्तलिखित ग्रंथ और अनगिनत भाषाओं में लिखी विद्वानों की कृतियां थीं। यह सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं था, यह था ज्ञान का वह महासागर जिसमें धर्म, विज्ञान, कला, खगोल शास्त्र और चिकित्सा सबकी अनमोल मोतियां मौजूद थीं। अकबर खुद पढ़ने लिखने में माहिर नहीं थे, लेकिन ज्ञान की प्यास उन्हें असाधारण बना देती थी। कहा जाता है कि वह विद्वानों से इन किताबों को सुनते थे, अनुवाद करवाते थे और अलग अलग सभ्यताओं की सोच को समझने की कोशिश करते थे। इस पुस्तकालय में फारसी, संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन और यहां तक कि दुर्लभ क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ भी थे। लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य। इतने विशाल और अद्भुत संग्रह का आज कोई ठोस रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलता? कुछ कहते हैं यह पुस्तकालय युद्धों और राजनीतिक उथल पुथल में बिखर गया, तो कुछ मानते हैं कि इसकी सबसे कीमती पांडुलिपियां किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित कर दी गईं, जहां से वे कभी वापस नहीं आईं। इतिहास के पन्नों में यह कहानी अधूरी रह गई है। क्या सचमुच अकबर का पुस्तकालय समय की धूल में खो गया, या फिर यह अब भी कहीं छुपा है, अपनी खोज का इंतजार कर रहा है? जो भी सच हो, इतना तय है, अगर कभी वह पुस्तकालय अपनी पूरी शान के साथ सामने आ गया, तो यह न सिर्फ मुगल इतिहास बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान के इतिहास को नए सिरे से लिख देगा। नंबर 4। सम्राट अशोक। नाम सुनते ही ताकत, विजय और साम्राज्य का चित्र मन में उभर आता है। कलिंग युद्ध के बाद उनका बौद्ध धर्म अपनाना इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमय घटनाओं में गिना जाता है। कहा जाता है युद्ध में लाखों लोग मारे गए, रक्त से भूमि लाल हो गई। यह दृश्य देखकर अशोक का हृदय पिघल गया और उन्होंने हिंसा त्याग दी। लेकिन क्या बस इतना ही कारण था? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। कुछ प्राचीन अभिलेख बताते हैं कि अशोक पहले से ही बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में थे। संभव है कि कलिंग युद्ध तो सिर्फ वह अंतिम चिंगारी थी जिसने भीतर छुपी आस्था को जगा दिया। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक कदम भी हो सकता है, विशाल साम्राज्य को एक सांस्कृतिक और धार्मिक धागे में बांधने की रणनीति। क्योंकि बौद्ध धर्म तत्कालीन भारत से लेकर श्रीलंका और मध्य एशिया तक फैल चुका था और इससे अशोक को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिल सकती थी। अशोक के शिलालेखों में उनके पछतावे का जिक्र मिलता है, लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि युद्ध के बाद भी वे प्रशासन में कड़े फैसले लेते रहे। तो क्या यह सच में एक आध्यात्मिक परिवर्तन था या एक सूझबूझ से लिया गया सत्ता संतुलन का निर्णय? इतिहास इस पर पूरी तरह खामोश है। पुरातत्व, ग्रंथ और लोक कथाएं सब अपने अपने अंदाज में कारण बताते हैं, लेकिन अंतिम सच किसी के हाथ नहीं लगा। यही वजह है कि अशोक का धर्म परिवर्तन आज भी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सोच को झकझोर देने वाली गुत्थी है, जिसमें आध्यात्मिकता, राजनीति और मानवीय भावनाओं का संगम एक साथ दिखता है। नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती है। करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900
ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर रही इस सभ्यता ने शहरों की अद्भुत योजना, नालियों का जाल और व्यापारिक नेटवर्क की मिसाल पेश की। लेकिन इसके पूरे इतिहास में एक रहस्य ऐसा है जो आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, इसकी लिपि। मोहरों, ताम्रपत्रों और मिट्टी की मोहरों पर खुदे ये चिन्ह आज भी चुपचाप पड़े हैं, जैसे अपनी कहानी कहने से इनकार कर रहे हों। दुनिया के बड़े बड़े भाषाविदों, पुरातत्वविदों और कोड तोड़ने के माहिरों ने इन चिन्हों को पढ़ने की अनगिनत कोशिशें की। किसी ने इसे द्रविड़ भाषाओं से जोड़ने की कोशिश की, तो किसी ने इसे प्राचीन संस्कृत या मेसोपोटामिया की लिपि का रूप बताया, लेकिन हर सिद्धांत अधूरा साबित हुआ। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आज तक सिंधु घाटी की कोई भी लिपि लंबे वाक्यों में नहीं मिली। सिर्फ कुछ शब्द या प्रतीक ही उपलब्ध हैं, और इनके साथ किसी भी अनुवाद की चाबी यानी रोसेटा स्टोन जैसी कोई वस्तु अब तक नहीं मिली। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये लिपि सिर्फ प्रतीकों का समूह थी, जो धार्मिक या व्यावसायिक निशान दर्शाती थी, न कि पूरी भाषा। वहीं कुछ का दावा है कि इसमें एक जटिल, पूरी भाषा छुपी है, जिसे सही दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो यह मानव सभ्यता की शुरुआती कहानियों का दरवाजा खोल देगी। लेकिन सच क्या है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। हजारों साल पुरानी ये खामोश लिपि हमें ऐसे देखती है मानो कह रही हो, मेरे रहस्य को जानने का साहस अगर है तो समय की दीवार तोड़कर आओ। शायद भविष्य में कोई इसे पढ़ सके, लेकिन तब तक ये रहस्य इतिहास की सबसे गहरी छाया में छुपा रहेगा। नंबर 2, भारत का इतिहास सिर्फ जीत हार की कहानियों का पन्ना नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों का खजाना है जो सदियों से हमारी आंखों में सवाल बनकर जिंदा है। और इनमें सबसे चमकता सवाल है विजयनगर साम्राज्य का खोया हुआ खजाना। 16वीं सदी दक्षिण भारत में फैला एक साम्राज्य जिसकी दौलत देखकर विदेशी यात्री तक हैरान रह जाते थे। सोना, हीरे, मोती बाजारों में ऐसे बिकते मानो अनाज हो। लेकिन 1565 तालीकोटा की लड़ाई में साम्राज्य टूटा, राजधानी हम्पी जली, और फिर उस अपार दौलत का क्या हुआ? कहा जाता है उस खजाने का इतना हिस्सा था कि अगर उसे आज निकाला जाए तो शायद कई देशों की अर्थव्यवस्था बदल जाए। कुछ कथाओं में जिक्र है कि युद्ध से पहले राजा ने इसे गुप्त भूमिगत सुरंगों में छिपा दिया। कुछ कहते हैं इसे मंदिरों के गर्भगृह में चांदी के बर्तनों में बंद कर दिया गया और फिर सुरंगों के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। ब्रिटिश दौर में भी खजाने की खोज हुई, लेकिन हर बार अजीब हादसे, अचानक ढंसती जमीनें और रहस्यमय गुमशुदगियां, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे बचा रही हो। आज हम्पी खंडहर है, लेकिन उसकी मिट्टी, उसके पत्थरों और शायद उसके सन्नाटे में कहीं ना कहीं वो खजाना अब भी सो रहा है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच धरती के नीचे सोने हीरों का वो सागर आज भी इंतजार कर रहा है अपने खोजी का? इतिहास हमेशा जवाब नहीं देता, कभी कभी वो बस सवाल छोड़ जाता है। नंबर 1, भारत के प्राचीन इतिहास में अगर कोई नाम है जो बुद्धि, रणनीति और राजनीति की परिभाषा बदल देता है तो वो है कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वही व्यक्ति जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखवाई और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाया। लेकिन जितनी मशहूर उनकी बुद्धिमानी की कहानियां हैं, उतना ही रहस्यमय है उनका अंत। इतिहास की किताबें यहां मौन हो जाती हैं। कुछ ग्रंथ कहते हैं उन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन का अंत किया, शायद इसलिए कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। कुछ लोक कथाएं बताती हैं उनके राजनीतिक शत्रुओं ने उन्हें धीमे धीमे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। एक और रहस्यमयी कथा कहती है चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में कौटिल्य की नीतियों को लेकर मतभेद हुए। राजमहल की राजनीति में विश्वासघात की लकीरें खिंच गईं और फिर अचानक कौटिल्य अदृश्य हो गए। उनकी मृत्यु कहां, कब और कैसे हुई, इसका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। न कोई समाधि, न कोई शिलालेख, बस समय की धूल में दबे हुए सवाल। क्या यह संभव है कि इतिहास के सबसे तेज दिमाग ने खुद अपनी अंत की योजना बनाई हो, या फिर क्या वे किसी साजिश का शिकार बने? जवाब आज भी खोया हुआ है। नमस्कार,
इन्हीं सब जानकारियों के साथ अब वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा, अपना रिस्पॉन्स देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।